नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से लौटा हूं एक जबरदस्त क्राइम सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी के साथ जिसका नाम है बैरेट हाउस। इस फिल्म की कहानी आपका सिर घुमा के रख देगी और ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में ही हम बैरेट हाउस को देखते हैं, जहां एक तरफ सभी मेहमान मिलकर जन्माष्टमी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक कपल अजय और हिना बालकनी में जाकर एक दूसरे से मिलते हैं। तभी अजय की भतीजी श्रेया वहां आकर अजय से हाइड एंड सीक खेलने के लिए कहती है, जिसके लिए अजय हाँ कर देता है। इतना सुनते ही श्रेया एक ड्रम के पास जाकर छुपने की कोशिश करती है। उसी समय वो घर के बाहर कुछ लोगों को हाथ में कैंडल लिए ग्रेवयार्ड जाते हुए देखती है। ये देखकर श्रेया उन्हीं के साथ आ जाती है और ग्रेवयार्ड जाने लगती है। ग्रेवयार्ड पहुंचकर उसे हाइड एंड सीक गेम की याद आती है और फिर वो वही एक जगह पर छुप जाती है। वो सोचती है कि उसके चाचू वहां आकर उसे ढूंढेंगे, लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई आता है और श्रेया के सिर पर अनगिनत वार करके बड़ी ही बेरहमी से उस छोटी सी बच्ची की हत्या कर देता है। वहीं दूसरी ओर हम श्रेया की फैमिली को एक सेल्फी लेते हुए देखते हैं, जिसमें उसके पिता अमित, माँ भावना, बड़ा भाई और उसकी दादी होती हैं। अब अमित मल्हार से बाहर जाकर श्रेया और श्रुति को बुलवाने के लिए कहता है। मल्हार को बाहर आकर श्रुति तो मिल जाती है, लेकिन श्रेया कहीं नजर नहीं आती, जिसके बारे में वो वापस आकर अपने पेरेंट्स को बताता है। ये सुनकर सभी श्रेया को बाहर आकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। कोई खबर नहीं मिलने पर अमित श्रेया के फ्रेंड्स और अपने रिश्तेदारों के यहाँ श्रेया को ढूंढने जाता है, लेकिन सुबह तक श्रेया के बारे में कुछ पता नहीं चलता। अब अमित और भावना अपनी बच्ची को लेकर काफी परेशान थे कि तभी वहां चर्च के फादर घबराते हुए आते हैं और श्रेया के बारे में अमित को बताते हैं। श्रेया के बारे में पता चलते ही अमित, भावना और मल्हार भागते हुए कब्रिस्तान जाते हैं, जहां उन्हें श्रेया की डेड बॉडी मिलती है। अपनी बच्ची को ऐसे देखकर भावना जोर जोर से रोने लगती है और उसकी बॉडी को घर ले आती है। तभी कुछ देर बाद हम वहां पुलिस को देखते हैं। इंस्पेक्टर अमित से कहता है कि आखिर किससे पूछकर तुम ये बॉडी घर लेकर आ गए? क्राइम स्पॉट पर अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी था। अमित कहता है कि सर, ये बॉडी भावना लेकर आई है और ऐसी सिचुएशन में मैं उसे रोक नहीं पाया। इंस्पेक्टर पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है, किसी से कोई रंजिश या किसी से कोई झगड़ा हुआ हो? तभी अमित एंथनी का नाम लेता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है सीधा 10 दिन पहले का। यहाँ हम देखते हैं एंथनी को, जिसका घर अमित के घर के पास ही है और उसके पास जैकी नाम का एक डॉगी भी है। अब कहने को जैकी एंथनी का कुत्ता था, लेकिन वो मल्हार की सारी बातें मानता था और उसी के साथ घूमता फिरता था। अब रोज रोज ये सब देखकर एक दिन एंथनी गुस्से से मल्हार से कहता है कि अगर तुम्हें जैकी इतना पसंद है तो अपने लिए एक नया जैकी ले आओ, लेकिन मेरे जैकी से दूर रहा करो। खैर, आगे हमें पता चलता है कि मल्हार तबला बजाने में काफी माहिर है, जिसकी वजह से अमित भी उसे उस्ताद बुलाता है और उससे काफी प्रैक्टिस भी करवाता है। तभी एक दिन एंथोनी अमित के घर अपने मरे हुए जैकी को लेकर आता है और कहता है, तुम्हारे बेटे मल्हार ने मेरे जैकी को पत्थर से मार दिया। अमित एंथनी को समझाते हुए कहता है कि ये सब मल्हार नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद जैकी से बहुत प्यार करता था। उसी समय मल्हार घर के बाहर आता है और जैकी को मरा हुआ देखकर रोने लगता है। ये सारी बातें अमित इंस्पेक्टर को बताते हुए कहता है कि हो सकता है एंथनी ने उसी बात का बदला लेने के लिए मेरी बेटी श्रेया को मार दिया हो, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। उसी समय अमित का छोटा भाई अजय वहां आता है, जो पुलिस को देखकर एकदम से घबरा जाता है और छुपते छुपाते वहां से भाग जाता है। इसके बाद अब चीन 7 दिन पहले शिफ्ट होता है, जहां हम अजय को देखते हैं, जो अपनी माँ से घर के बंटवारे को लेकर झगड़ा कर रहा था। वो कहता है कि जल्दी से इस घर का बंटवारा करके मेरा हिस्सा मुझे दे दो, जिससे मैं सेटल हो सकूं। तभी उसकी माँ कहती है कि मेरे जीते जी तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि तुम्हारे पिता ने बड़े ही प्यार से इस घर को बनाया। जिसके बाद अमित ने टैक्सी चलाकर दिन रात मेहनत करके इस घर को चलाया है। अब घर के बंटवारे की बात सुनकर अमित वहां आ जाता है और अजय को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देता है। दरअसल अजय हिना से शादी करना चाहता था, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी, ताकि वो अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करके सेटल हो सके। अब कहानी यहाँ से सीधा 3 दिन पहले शिफ्ट होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि अमित अपने बच्चों में सिर्फ मल्हार से ही प्यार करता है। सभी के साथ होने पर जब श्रेया अमित से पूछती है कि पापा मैं किसके जैसी दिखती हूँ, तो अमित इस बात का कोई जवाब नहीं देता। बाद में इसी बात को लेकर अब रात को भावना और अमित में झगड़ा होने लगता है। दरअसल बात यह है कि अमित श्रेया और श्रुति को अपनी बेटी मानता ही नहीं था। वो सिर्फ मल्हार और अपनी सबसे छोटी बेटी स्नेहा को ही अपने बच्चे मानता था। भावना ने कई बार अमित को इसके लिए समझाने की कोशिश भी की थी। खैर, अब सीन सीधा प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहां भावना श्रेया की बॉडी को पुलिस वालों को देने से मना करती है। वो सोचती है कि उसकी बेटी बस अभी उठेगी और उसके साथ खेलेगी, लेकिन तभी अमित वहां आता है
और बड़ी ही मुश्किल से श्रेय की बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को दे देता है। अब कुछ दिनों बाद पुलिस अजय को ढूंढ लेती है और उसके साथ साथ एंथनी को भी पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ करने लगती है। तभी हिना वहां आकर पुलिस से कहती है कि उस रात जब अजय और मैं एक साथ हैं तभी मैंने श्रेया को घर से बाहर जाते हुए देखा था। उसकी ये बात सुनकर फिलहाल पुलिस अजय को छोड़ देती है, लेकिन एंथनी से पूछताछ जारी रखती है। तब एंथनी बताता है कि उस रात जब मैं और मेरी बीवी ग्रेवयार्ड गए थे तो वहां हमने श्रेया को भी देखा था। मैंने ही श्रेया को छुपने की जगह बताई और फिर हम सब वहां से निकल आए। श्रेया के बारे में मैं भूल ही गया, और वैसे भी सर, उस छोटी सी बच्ची को मारकर मुझे क्या ही मिलेगा। उस तरह भावना खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। वो बड़ी ही मुश्किल से घर के काम कर पा रही थी, लेकिन तभी अचानक भावना को सीढ़ियों के पास अपनी दूसरी बेटी श्रुति की बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर अब भावना एकदम से सदमे में आ जाती है और पागलों की तरह रिएक्ट करने लगती है। एक ही पल में वो हंसती है और फिर रोने लगती है। तभी ऊपर देखने पर उसे अजय दिखाई देता है। और फिर क्या था, इस बार पुलिस अजय को सीधा लॉकअप में डालकर उसे अच्छे से पूछताछ करने लगती है, लेकिन अजय बार बार खुद को निर्दोष बता रहा था। खैर, उधर जब भावना और उसकी सास घर के काम कर रहे होते हैं तभी भावना अपनी सबसे छोटी बेटी स्नेहा को मल्लार को संभालने के लिए दे देती है। तभी हम मल्लार को देखते हैं जो अपनी बहन को खिलाते खिलाते पानी में डुबाने लगता है। अब स्नेहा के रोने की आवाज सुनकर अमित वहां आता है और उसे अपनी गोद में लेकर मल्लार से पूछता है कि तुम इस स्नेहा को पानी में क्यों डुबा रहे थे। अब मल्लार कहता है, पापा मैं तो बस स्नेहा को नहीं ला रहा था। लेकिन अमित को मल्लार पर कुछ शक होने लगता है और मल्हार के इस बिहेवियर को देखकर वो उसे पकड़कर अकेले में ले जाता है और उसे डरा धमकाकर उससे सब के बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद फाइनली मल्लार अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि श्रेया, श्रुति और जैकी को मैंने ही मारा। ये सुनकर अमित एकदम शॉक्ड हो जाता है और उससे उनको मारने की वजह पूछता है। मल्लार कहता है, पापा आप ही तो मम्मा से उस दिन कह रहे थे कि श्रेया और श्रुति मेरी बहनें नहीं हैं। मैं हमेशा आपको सिर्फ हंसते हुए देखना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ पापा, इसलिए मैंने उनको खत्म कर दिया और उसी तरह जैकी भी एंथनी का ना हो पाए, इसलिए मुझे उससे भी मारना पड़ा। अब मल्हार की बातें सुनने के बाद अमित का सर एकदम से घूम जाता है। वो मल्हार की ये सब बातें सुनकर सतर्क हो जाता है और किचन में जाकर सभी नुकीली और खतरनाक चीजों को छुपा देता है। साथ ही वो इस बात को घर में किसी को नहीं बताता। इसके बाद अमित हर समय मल्लार के आसपास ही रहता है और उस दिन से उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करता। यहाँ तक कि वो रात को भी उसे अपने पास ही सुलाता है और हर समय घर में उससे तबला प्रैक्टिस करवाता है। मल्लार कहता है कि पापा मैं थक चुका हूँ, लेकिन अमित उसकी एक नहीं सुनता और उसे लगातार प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। अब मल्लार इससे बचने के लिए एक नुकीली चीज है, अपने हाथ को जख्मी कर लेता है और अमित को दिखाते हुए कहता है कि पापा मेरे हाथ में चोट लगी है और मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। लेकिन अमित उस पर कोई रहम नहीं करता। अब इसी दौरान एंथनी अपनी वाइफ और बेटे के साथ अमित के घर कंडोलेंस देने आता है। तभी बातों ही बातों में मल्हार एंथोनी के बेटे को किचन में लेकर आता है और जल्दी से चाकू ढूंढने लगता है, लेकिन वहां उसे कोई भी चाकू नहीं मिलता। जिसके बाद वो उस बच्चे को सीढ़ियों से धक्का देने के बारे में सोचता है, लेकिन नीचे सीढ़ियों पर दादी को देखकर उनके जाने का इंतजार करने लगता है। तभी उस तरफ अमित को मल्हार की याद आती है और वो जल्दी से एंथोनी के बेटे और मल्हार को ढूंढते हुए उसके पास आता है और एंथोनी के बेटे को उसे सौंपकर उसे घर जाने के लिए कहता है। अब एक दिन एंथनी किसी काम से बाहर गया हुआ था और पीछे से उसकी वाइफ सोफिया अपने बच्चे के लिए मैगी बनाकर उसे घर में ढूंढने लगती है। तभी अचानक उसे एक बक्से में अपने छोटे से बच्चे की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर सोफिया एकदम से हैरान हो जाती है और उसके चीखने की आवाज सुनकर अमित समझ जाता है कि मल्लार ने एंथनी के बच्चे को भी मार दिया है। तभी अमित मल्लार को एक रूम में ले जाकर उसे फांसी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी एक बाप था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद पुलिस वाले अमित के घर आकर उसी पर शक करने लगते हैं कि तुम्हें लगा एंथनी ने तुम्हारी बेटी को मारा तो तुमने उसके बच्चे को मार दिया। अब तक अमित पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था, इसलिए फाइनली वो पुलिस को सब सच बता देता है कि ये सारे कत्ल उसके बेटे मल्लार ने किए हैं। अब मल्लार से पूछताछ होने पर वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अब ये सब सुनकर सभी के एकदम से होश ही उड़ जाते हैं। अब पुलिस वाले मल्लार को एक साइकेट्रिस्ट सेंटर में डाल देते हैं। यहाँ पहुंचकर मल्लार एकदम शांत हो जाता है, किसी से बात नहीं करता। तभी एक दिन डॉक्टर नारायण मल्लार की पीठ पर जख्मों के निशान को देखते हैं। डॉक्टर मल्हार से पूछता है कि ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ, क्या किसी ने तुमको मारा है या ये सब तुमने खुद किया है। लेकिन मल्लार डॉक्टर की बात का कोई जवाब नहीं देता। इसी बीच मल्लार वहां एक डब्बू नाम के बच्चे से दोस्ती कर लेता है। अब बात करें डब्बू की, तो वो बिना दिवाली के ही एक दिन अप्रैल के महीने में दिवाली मनाने लगता है और पटाखों की जगह कार और बाइक को ही जला डालता है, क्योंकि वो रोहित शेट्टी का बहुत बड़ा फैन था। वहीं एक दिन सेंटर की वार्डन देखती है कि वूल बनाने की एक सुई गायब है
और सीसीटीवी के जरिए सबको पता चलता है कि वो सुई मल्हार ने ही चुराई है। अब उसी सुई से वार करके वो डब्बू को भी मार देता है और उसकी बॉडी को झूले पर लाकर ऐसे बिठा देता है जैसे वो सो रहा है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि मल्हार ने अभी तक डब्बू को मारा नहीं था, बल्कि उसके दिमाग में डब्बू को किस तरह मारना है उसकी प्लानिंग चल रही थी। तभी डॉक्टर नारायण मल्हार को अपने पास बुलाकर उससे वो सुई को चुराने का रीजन पूछता है। तब मल्हार उसे वो सुई दिखाता है जिसको उसने एक फूल के शेप में कन्वर्ट कर दिया था, जिसे देखकर नारायण को काफी अच्छा लगता है। अब कुछ दिन बाद अमित अपने बेटे मल्हार से मिलने आता है, लेकिन मल्हार अपने पापा से नहीं मिलता, बल्कि उल्टा उसको देखकर दूर भागने लगता है। उसको ऐसे देखकर उसी रात नारायण मल्हार के पास आकर उससे इसकी वजह पूछता है, लेकिन मल्हार अभी भी उससे कुछ नहीं कहता। तब नारायण कहता है कि तुम अपने मन की बात पेंटिंग के जरिए मुझसे शेयर कर सकते हो। अब दूसरे दिन महिला और काफी सारे पेपर्स में स्केच बनाना शुरू करता है और फिर उन सभी को एक डस्टबिन में फेंक देता है। वहीं डॉक्टर वंदना इन सबको सीसीटीवी कैमरे में देख रही होती है। मल्हार के वहां से जाते हैं, वो उन स्केचेस को बाहर निकालती है और उनको देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो अब जल्दी से उन स्केचेस को डॉक्टर नारायण के पास लेकर जाती है, जिसके बाद नारायण उन सभी स्केचेस को पुलिस के पास लेकर जाता है और कहता है कि सर, छोटे से बच्चों के दिमाग को समझना काफी मुश्किल काम होता है। उनके दिमाग में कब क्या चल रहा है वो हम आसानी से नहीं समझ सकते। इन स्केचेस को देखिए जिनको मल्हार ने बनाया है। इन सभी स्केचेस में वो साइड में खड़ा है और कोई थर्ड पर्सन पहले श्रेया को मारता है, फिर श्रुति को भी ऊपर से धक्का दे देता है। दरअसल मैं कहना चाहता हूँ कि मल्हार के लिए उसके पापा एक हीरो है और वो पहले से ही अपने पापा को बचाना चाहता है। साथ ही मैंने उसकी पीठ पर कई सारे जख्मों के निशान भी देखे हैं। हो सकता है कि वो सब अमित ने ही उसके साथ किया हो। मैं चाहता हूँ कि आप इस केस को फिर से री-इन्वेस्टिगेट कीजिए। इसके बाद इंस्पेक्टर अमित के बारे में जानने के लिए एंथोनी को बुलाता है। यहाँ हमें कुछ और बातें जानने को मिलती है, जिससे एंथनी और अमित के फादर एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उस समय अमित के पिता ने एंथनी के पिता से कुछ कर्जा लिया था और पैसे ना होने की वजह से उन्होंने अपने घर का कुछ हिस्सा एंथनी के पिता को दे दिया। अब अमित की माँ से पूछने पर वो बताती हैं कि अमित हमेशा से ही एंथनी का घर खरीदना चाहता था, लेकिन एंथनी उस घर को बेचना ही नहीं चाहता था। अब अमित से पूछताछ करने पर वो एक और चीज का खुलासा करता है कि एंथनी और उसकी वाइफ भावना कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे को जानते थे। अब अमित टैक्सी चलाता था, जिसकी वजह से उसे काफी समय तक घर के बाहर रहना पड़ता था और उसे शक है कि भावना और एंथनी का आपस में चक्कर चल रहा है और श्रेया और श्रुति उसके नहीं बल्कि एंथनी के बच्चे थे। अब भावना से पूछने पर वो बताती हैं कि मैंने कई बार अमित को इसके बारे में समझाने की कोशिश की कि ये सब सिर्फ उसका वहम है, लेकिन उसने कभी मेरी बात नहीं मानी। अब फाइनली इंस्पेक्टर सभी को मल्हार के वो स्केचेस दिखाता है, जिनको देखकर भावना को भी अमित पर शक होने लगता है कि शायद अमित नहीं उसकी दोनों बेटियों को मारा है। जिसके बाद अब पुलिस अमित को गिरफ्तार कर लेती है और मल्हार को रिहा कर देती है। अब कुछ दिनों बाद जब भावना अपने कपड़े सुखा रही थी, उसी समय मल्हार अपनी छोटी बहन स्नेहा को गोद में खिला रहा था। अब खिलाते खिलाते मल्हार स्नेहा को एक कुएं के पास ले जाकर उसे कुएं में फेंक देता है। अब ये सीन भावना ने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो ये सारी बात पुलिस को बताती है, जिसके बाद पुलिस अमित को रिहा कर देती है। अब कुछ दिनों बाद अमित और भावना 3 बच्चियों को गोद लेते हैं और उन तीनों का नाम श्रेया, श्रुति और स्नेहा रखते हैं। उस हादसे के बाद से मल्हार कभी किसी को नहीं मिला और एकदम से गायब हो गया। मतलब असली कातिल मल्हार ही था। वो अच्छे से जानता था कि सेंटर में सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और वो सभी उस पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए उसने पहले ही दिन से प्लान बनाया और खुद को भोला भाला दिखाना शुरू कर दिया। वो जानबूझकर अमित को देखकर वहां से भागने लगा। साथ ही उसने वो स्केचेस भी यही सोचकर ड्रॉ किए कि इन्हें देखकर सभी को अमित पर शक हो और जब कभी भी उसे गुस्सा आता तो वो खुद को हर्ट करता, इसलिए उसके वो जख्म बने और इसी के साथ इस स्टोरी का होता है दी एंड। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी और भी कहानियों को देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।